वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर है आपके बीच। तो चलिए जानते हैं आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं आपके स्क्रीन पर। इसकी शुरुआत होगी सदन में आमने सामने से, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में सदन की कार्यवाही के दौरान जिस तरह के वाक्य सामने आए हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक जिस प्रकार से सरकार से सवाल कर रहे हैं, बहरहाल सरकार की ओर से भी सही जवाब सामने आए हैं और अलग अलग विभागों के मंत्रियों ने साफ तौर पर जो सवाल उठाए गए थे उसके जवाब दिए हैं। तो ये बात तो हुई छत्तीसगढ़ के बजट सत्र को लेकर। इसके साथ ही साथ एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है। अब आरोप वही पुराना वाला है जिसे दीपक बैज ने एक बार फिर से लगाया है और ये कहा है कि जासूसी, कथित तौर पर एक बार फिर से वो जासूसी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस के अलायंस जिसका नाम इंडी गठबंधन है उस पर निशाना साधा है और इस वीडियो पोस्ट के जरिए कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष पर निशाना साधते नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें, इसके साथ ही साथ एक और बड़ी खबर है। दतिया से विधायक राजेंद्र भारती जिन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था, इसे लेकर क्षत्रिय समाज ने विरोध जताया है। क्षत्रिय समाज के विरोध करने पर अब बैकफुट पर आए हैं भारती और ये कहा है कि मेरे जो कहने का अर्थ था वो ऐसा नहीं था। लेकिन दूसरी ओर साफ तौर पर क्षत्रिय समाज का कहना है कि राजेंद्र भारती ने अपनी जो बात रखी, अपना जो बयान रखा है वो गलत। इसके साथ ही साथ आज एक अंतिम खबर और बहुत जरूरी खबर होगी जबलपुर हाईकोर्ट से जुड़ी हुई, जिसमें टिप्पणी यह की है हाईकोर्ट ने कि जो जंगल माफिया हैं वो एक सिंडिकेट की तरह कार्य कर रहे हैं और साफ तौर पर हाईकोर्ट की एक बेंच ने यह कहा है कि जिस तरह से अभी हालिया पुष्पा मूवी आई थी बिल्कुल वैसा सिंडिकेट चल रहा है। तो जंगल माफिया को लेकर यह तीखी टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने। तो यह है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज हुई सदन की कार्यवाही से। जी हां, बीते दिनों जिस प्रकार के वाक्य देखने को मिले थे, कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज भी सामने आई जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक भी मौजूद थे और कांग्रेस के विधायकों ने भी सरकार से किए हैं सवाल और साफ तौर पर कई ऐसे वाक्य भी आए जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी एक वाक्य पर आज नाराजगी जताई। उनका यह कहना था कि सवाल का जो जवाब है वो सही समय पर नहीं मिल रहा है। इसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने निर्देशित भी किया विभागीय मंत्री को कि इस तरह के वाक्य जरूर आप देखिए। इसके साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का एक बयान आज बीते दिनों जारी हुए बजट को लेकर आज उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का बजट में समावेश है। तो अलग अलग कई तरह के आज मामले भी सदन में खूब छाए रहे और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी सदन में खूब देखने को मिला। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मोर बिलाईगढ़ विधानसभा में जितना भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, एमा शासकीय लैपटॉप दे गे रही से, लेकिन अध्यक्ष महोदय एला पुनः वापस मांग लेगी से। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एला का बर वापस मांगिस, अगर वापस मांगिस तो ला कौन कौन से विद्यालय में ओकर उपयोग करेगी माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो स्कूलों में ऑनलाइन निविदा कर स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब स्थापित करने हेतु ये लैपटॉप और कंप्यूटर लगाए गए थे और उनमें से इनके विधानसभा क्षेत्र में 71
हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी और अन्य स्कूलों में लगाया गया था। और चूंकि शासन के फिर भारत सरकार के नियमानुसार उसमें छात्रों की संख्या, दर्ज संख्या और शिक्षकों की स्थिति, उसके अनुसार जो है जो ज़्यादा संख्या में लैपटॉप और वो लगे थे उन विद्यालयों से फिर दूसरे विद्यालयों में लगाया गया। और उन लैपटॉप को ये बिलासपुर संभाग के 26 स्कूल, बस्तर संभाग में, ऐसे ही रायगढ़ में, कुछ कोरिया में, मुंगेली में, ऐसे करके 99 स्कूलों में उसको और स्थानांतरित किया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बार फिर से आलापा है पुराना राग और ये कहा है कि मेरी जासूसी कराई जा रही है। अब ये शक का बीज है, कथित तौर पर दिया हुआ बयान है क्या? निगरानी पर बैज के बोल सामने आए हैं एक बार फिर से, और एक बार फिर से वही आरोप दीपक बैज ने लगा दिया है जो पहले भी लगाया था। लेकिन आपने जरूर सत्ता पक्ष और विपक्ष के वो तनातनी वाले बयान भी खूब सुने होंगे, जिसमें सदन के अंदर भी खूब गहमा गहमी देखने को मिली थी, सदन के बाहर भी खूब बयानबाजी जारी हुई थी। आज का हम आपको बयान सुनवा देते हैं। दीपक बैज आखिर कह क्या रहे? जासूसी और निगरानी अभी भी खत्म नहीं हुई है सरकार का, बल्कि उसे और बढ़ा दिया गया है। चाहे जनपद सदस्य जीते वाले हो, जिला पंचायत सदस्य जीते वाले हो, उनके निगरानी के लिए इस तरह से सरकार पूरा बंदोबस्त कर दी है ताकि उनको रास्ते में जाते समय डराया जा सके, धमकाया जा सके। पत्र लिखा है डीजीपी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, कहीं न कहीं इस मुद्दे पे जांच हो और जो जिम्मेदार अधिकारी है कि दंतेवाड़ा से 400 किलोमीटर दूर से आकर मेरे घर में रेकी करते हैं, मेरे घर की जासूसी करते हैं। तो देखिए ये एक और से आया हुआ बयान दीपक बैज जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कह रहे थे आपने सुना। अब हम रुक कर रहे हैं रायपुर का। हमारे साथ अविनाश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अविनाश, ऐसा लग रहा है जैसे जो बीते दिनों दिया हुआ बयान था उसी बयान में एक दो लाइनें अपडेट कर दी हैं और वही बयान फिर से जारी कर दिया, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर दिखाई दी थी दीपक बैज और कांग्रेस के आरोपों पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पिछले बुधवार का ये मामला था, जब दीपक बैज के निवास के ठीक बाहर जो है दंतेवाड़ा पुलिस को दीपक बैज ने पकड़ा था और पुलिस जो है एक कांग्रेस नेता अवधेश गौतम को ढूंढने यहाँ पर पहुंची हुई थी, जिसके बाद दीपक बैज लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि उनके घर की जो है उनकी जो है निगरानी की जा रही है, रेकी की जा रही है। जिसके बाद विधानसभा में भी ये मामला उठा, तमाम इस पर जो है हंगामा जो है विधानसभा में देखने को मिला था। और वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष की ओर से बयान भी सामने आया था। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि दीपक बैज की निगरानी वो क्यों कराएंगे, किस हिसाब से कराएंगे। लेकिन अब फिर से दीपक बैज इस बात को रख रहे हैं कि उनकी निगरानी की जा रही है, रेकी की जा रही है, उनसे कौन लोग पहुंच रहे हैं उनके निवास पर, कौन उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, इसको लेकर रेकी की करने का आरोप जो है पीसी चीफ दीपक बैज ने लगाया है। यहां तक उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि उनके जो जहां पर निवास है, शासकीय निवास है, ऑफिसर्स कॉलोनी, वहां पर कौन सी गाड़ियां, केवल शासकीय गाड़ियों को छोड़कर जो गाड़ियां दीपक बैज के घर के आसपास पहुंच रही है उन पर भी नजर रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। साथ ही इससे पहले उन्होंने डीजीपी को भी पत्र लिखा था इस बारे में कि इस तरह के जो उनके ऊपर रेकी की जा रही है, इस पर कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मोबाइल फोन्स का भी को भी सर्विलांस में रखा गया है ताकि किनसे उनकी बातचीत हो रही हो इसकी भी जानकारी इकट्ठी की जा सके। क्योंकि प्रदेश में निकाय चुनाव हुए हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनपद सदस्य, जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर भी चर्चाएं बनी हुई हैं। ऐसे में दीपक बैज का कहना है कि उनके जो सदस्य हैं जनपद और जिला के उनको जो है डराने धमकाने के लिए इस तरह से रेकी की जा रही है ताकि
उन्हें बीजेपी में शामिल किया जा सके, उन पर दबाव बनाया जा सके, और इस प्रकार से ये मामला जो है लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सच में दीपक बैज के निवास की निगरानी हो रही है, दीपक बैज के फोन कॉल्स की निगरानी की जा रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। दीपक बैज भी लगातार इस बात को लेकर आरोप जो है लगाते नजर आ रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी रेकी की जा रही है। और चूंकि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, जनपद और जिला के सदस्यों का चयन हुआ है, मतदाताओं ने चुना है, और उसके बाद अध्यक्षों का चुनाव होना है। तो इसमें एक रोचक बात यह भी अविनाश, जिसको आपने बहुत बारीकी से देखा होगा, कि गृह मंत्री विजय शर्मा खुद मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, जनपद जिला दोनों में हमारे जो समर्थित प्रत्याशी हैं वो जीत रहे, निकाय में हम जीत गए, विधायकी में हम जीते, सांसदी में हम जीते। तो कांग्रेस किस मुंह से कह रही है कि भाई उनके प्रत्याशियों को दबाव बनाया जा रहा है? तो ये बात सरकार की ओर से भी सामने आ गई थी तमाम आरोपों पर। बिल्कुल, सरकार की ओर से ये जो बयान है वो सामने आया था, गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये बयान दिया था। लेकिन जो सदस्यों में जो एकजुटता जो होती है, जहां पर ज्यादा सदस्य होते हैं जिस पार्टी के, उनके अध्यक्ष जो चुने जाने होते हैं, इसलिए इस तरह के बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब जिला अध्यक्षों का चयन होता है, जनपद अध्यक्षों का चयन होता है, उनका चुनाव होता है, तो सदस्य उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, सदस्य जो है चुनते हैं। ऐसे में जिनके ज्यादा सदस्य हो उनके अध्यक्ष चुने जाते हैं, और इसी के चलते ये दीपक बैज बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उनके सदस्यों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है, उनके ऊपर केस दर्ज करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा आरोप दीपक बैज लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर अगर समझा जाए इस पूरे मसले को, तो कहीं ना कहीं ये जो मसला है वो राजनीति से जुड़ा हुआ इसलिए भी हो चुका है क्योंकि अब जिला अध्यक्षों की बारी है। ऐसे में कौन प्रत्याशी जो सदस्य चुने गए हैं वो किस पार्टी की ओर शामिल हो जाएं, किसी दूसरी पार्टी में ना चले जाएं, इसलिए इस तरह के जो राजनीतिक बयान है वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये आरोपों में आखिर कितना दम है, ये अनुसंधान का विषय, जांच का विषय, पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अविनाश, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं, और चलिए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जारी एक वीडियो को लेकर। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने आज एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें इंडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस समर्थित अलायंस INDIA पर साधा है निशाना, और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इंडियन मैप की शक्ल में इस पेड़ को दिखाया गया है, और आप कैरिकेचर के जरिए देखिए, ये कार्टून वीडियो है जिसमें सबसे पहले राहुल गांधी का कार्टून आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अखिलेश यादव ये एक आरी लेकर पहुंचते हैं, इस पर तुष्टीकरण लिखा हुआ है, और इस तरह से इस पेड़ की जड़ों को काटने की कोशिश करते हैं। फिर रोहिंग्या के नाम से एक और आरी सामने आती है, ममता बनर्जी, फिर लालू प्रसाद यादव, और ये वीडियो बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो के जरिए आखिर क्या मैसेज देना चाह रही है। इसके बाद हिंदी वर्सेस तमिल, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी दिखाया गया है। तो ये वीडियो खासा चर्चा में भी है। इसमें लिखा है कि देश के खिलाफ काम करने में लगा हुआ है पूरा इंडी गठबंधन, जिसमें अलायंस से जुड़ी जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उनके प्रमुख नेताओं को साफ तौर पर दिखाया गया है। और रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जी अविनाश, ये वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में है, सुर्खियां बटोर रहा है, और बीजेपी ने इस छोटे से वीडियो से स्पष्ट संदेश भी दिया है अपनी ओर से। जी बिल्कुल, देखिए, चुनाव समाप्त होने के बाद ये वीडियो जारी होना निश्चित तौर पर सोचने का विषय है कि इस वीडियो का क्या महत्व हो सकता है। लेकिन अगर इस पूरे वीडियो को समझा जाए तो बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर एक बड़ा निशाना साधा है। इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी ये बताना चाहती है कि इंडी गठबंधन के लोग देश विरोधी लोग हैं, देश को समाज और समाज के वर्गीकरण में बांटना चाहते हैं, देश की जो मजबूती है उसे तोड़ने का काम जो है इंडी गठबंधन करते हुए नजर आ रही है। इस तरह का इस वीडियो में एक संदेश दिया गया है। लेकिन इस वीडियो को लेकर जो है अब विपक्ष की ओर से भी बयान जो है वो सामने आ चुके हैं। डीपीसी चीफ दीपक बैज ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि देश की जीडीपी गिर रही है, भाजपा के पास मुद्दे
मुद्दों का संकट है और इसीलिए इस तरह से वीडियो जारी कर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में अगर पूरे गौर से देखा जाए तो वीडियो में बहुत सारे ऐसे निशाने जो है बीजेपी के द्वारा साधे गए हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात हो, चाहे नेताओं के द्विपक्षीय बातों को लेकर हो, सनातन विरोधी को लेकर हो, तमाम अलग अलग मुद्दों को वीडियो में, कार्टून वीडियो में शामिल किया गया है। और इसको लेकर जो है पीसी चीफ दीपक बैज यानी कांग्रेस की ओर से जो बयान सामने आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश की में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे भटकाने के लिए इस वीडियो को बीजेपी जारी कर रही है। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, लेकिन इस वीडियो का एक बड़ा प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि आज हर कोई इस तरह के आम आदमी जो है राजनीतिक चीज़ों में ज़्यादा दखलंदाजी करने लगा है। हर व्यक्ति जो है राजनीतिक बयानबाजियों को सोचता है, समझता है और उसका एक बड़ा प्रभाव सामाजिक स्तर पर भी पड़ता है, चाहे जातिगत समीकरण की बात हो, चाहे सनातन विरोधी की बात हो। इन सभी विषयों का एक समाज पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई नेताओं की छवि भी धूमिल हो जाती है। कई नेता जो सामान्य नेता होते हैं, इन्हीं चीज़ों पर राजनीति कर बड़े पदों पर भी पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो का एक बड़ा प्रभाव जो है पड़ सकता है। लेकिन विपक्ष इस वीडियो को पूरी तरीके से घेरते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी को मुद्दा विहीन बता रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को लेकर, जिनका एक बयान खासा चर्चा में था। क्षत्रिय समाज ने इस बयान पर विरोध जताया, राजेंद्र भारती से माफी मांगने को कहा और ये भी कहा कि अगर राजेंद्र भारती माफी नहीं मांगेंगे तो प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद राजेंद्र भारती ने अपने ही दिए हुए बयान का एक खंडन किया है और ये कहा है कि मेरे कहने का वो अर्थ नहीं था। क्षत्रिय समाज के विरोध के बाद राजेंद्र भारती ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है और अपने बयान पर भी राजेंद्र भारती ने खेद जताया है। तो आपको बता दें, कानपुर में चौरसिया समाज के कार्यक्रम में राजेंद्र भारती ने बयान दिया था और ये कहा था कि दतिया में हमारी लड़ाई सामंतवाद से रही है, ठाकुरों से पहले दतिया में सत्ता हमारी थी। ये बात उन्होंने कही थी, जिस पर क्षत्रिय समाज ने विरोध जताया। और हमारे पिता विंध्य प्रदेश में विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। 1952 से लेकर 1985 तक वो विधायक रहे और 85 में उनके स्वर्गवास होने के पश्चात मैं पहली बार विधायक बना। आप सबके आशीर्वाद से तब मेरी उम्र केवल 26 साल थी और उसके बाद जैसा आदरणीय जगत नारायण जी ने बताया, इनकी समाजवादी पार्टी से, क्योंकि हम लोग भी वहां संघर्ष, वहां लड़ाई सामंतवादियों से रहती थी। माधवराव सिंधिया जी ने टिकट नहीं मिलने दिया कांग्रेस पार्टी से, तो मैं समाजवादी पार्टी से, आपकी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा और चुनाव फिर जीता। विगत दिनों कानपुर में कार्यक्रम के दौरान मैंने अपने पिता स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर श्याम, जिन्होंने आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी बुंदेला, श्री मेहरबान सिंह जी बुंदेला, श्री नारायण सिंह जी दाऊ के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उनकी जीवटता की चर्चा करते हुए यदि मेरे मुंह से भूलवश कोई ऐसी बात निकल गई है जिसकी कारण हमारे क्षत्रिय समाज के बंधुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, उन सब से मैं खेद व्यक्त करता हूं और माफी भी मांगता हूं। हमारे सहयोगी विकास इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, विधायक ने माफी तो मांग ली है जो क्षत्रिय समाज की मांग थी, अब क्या माफी मांगने के बाद क्षत्रिय समाज संतुष्ट है दतिया में?
बिल्कुल विवेक जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही विधायक जी का ये बोलने का बयान सामने आया, उसके बाद क्षत्रिय समाज नाराज हो गए और एकजुट होकर उन्होंने एक बैठक की। बैठक के दौरान इनका निंदा प्रस्ताव पारित किया और बुधवार दोपहर 2 बजे तक के लिए उनको समय दिया गया था कि अगर ये अपने बयान पर माफी नहीं मांगते क्षत्रिय समाज से तो इनका कड़ा विरोध किया जाएगा, पुतला दहन किया जाएगा और भी कई प्रकार से इनका विरोध किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही आज सुबह ही विधायक राजेंद्र भारती ने अपना खुद एक वीडियो जारी किया जिसमें बाकायदा माफी मांगी है क्षत्रिय समाज से, और उसके बाद अभी जो क्षत्रिय समाज है उनका भी कोई सामने जवाब नहीं आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अभी हाल ही में आई एक फिल्म पुष्पा, जरूर आपने देखी होगी या नहीं भी देखी हो तो उस फिल्म की चर्चा कहाँ हुई है ये आपको बता देते हैं। दरअसल जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की एक बेंच ने ये कहा है जंगल माफिया को लेकर कि मध्य प्रदेश में जंगल माफिया एक सिंडिकेट बनाकर चल रहे हैं। तो साफ तौर पर जंगल माफिया पर ये तीखी टिप्पणी हाई कोर्ट ने की है और ये कहा है कि जो जंगल कटाई की जो नीतियां हैं इसको लेकर सख्त टिप्पणी की है इस बेंच ने, और कहा है कि पुष्पा फिल्म में जिस तरह से माफिया सिंडिकेट चलाते हैं एमपी में वैसी स्थिति देखी जा रही है। ये बात उच्च न्यायालय कह रहा है। लेकिन उसका कड़ाई से पालन नहीं होता। कोर्ट ने उसको एक उदाहरण दिया है कि इस तरह से जिस फिल्म में चंदन की लकड़ी की तस्करी हुई है वैसे मध्य प्रदेश में जंगली वनोपज जो है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसकी चोरी हो रही है। जबलपुर से हमारे सहयोगी प्रतीक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी प्रतीक, ये बात हाईकोर्ट को कहनी पड़ रही है कि पुष्पा फिल्म में जिस तरह से सिंडिकेट चलाते हैं माफिया वैसी स्थिति एमपी में देखी जा रही है। हाँ देखिए, बेशक एक बहुत ही संजीदा मसला जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचा था और इस पूरे मामले पे चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली 3 जनों की फुल बेंच ने एक आदेश दिया है और उसमें जो शब्दावली का उपयोग हुआ है यानी जो लाइनें कही गई उसमें पुष्पा फिल्म का जिक्र भी है और जिस प्रकार का जजमेंट है वो ये कहता है कि संभवतः जिस प्रकार से हमने पुष्पा फिल्म में देखा था कि किस तरीके से तस्कर, विधायक और अफसर सिंडिकेट चलाते हैं और मध्य प्रदेश में भी लगता है संभवतः वैसी ही स्थिति है। और बहरहाल जो पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि 24 सितंबर 2019 को एक नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया था और 53 प्रकार के पेड़ों की प्रजातियों को कटाई और परिवहन की अनुमति के दायरे से बाहर कर दिया था और इस नोटिफिकेशन को जो है हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और ये कहा है कि किसी भी प्रकार की लकड़ी की कटाई अगर परिवहन होता है उसके लिए अनुमति यानी परमिट बेहद आवश्यक होगा और बिना ऐसा किए जो है कानून उल्लंघन माना जाएगा। तो एक बहुत ही अहम आदेश है, क्योंकि जो जनहित याचिका थी वो ये कह रही थी कि इससे डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा और लगातार बेतरतीब ढंग से जो है लकड़ियां जो है काटी जा रही हैं, उनका परिवहन किया जा रहा है, उसके साक्ष्य जो हैं याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में पेश किए थे और इसी तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो डिवीजन बेंच जो लार्जर बेंच है उसने पुष्पा फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि संभवतः ऐसी ही जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में भी एक तल्ख टिप्पणी है और भी कई अहम आदेश जो है विस्तृत रूप से एक लंबे इस आदेश में दिए गए हैं जिसका सरकार को पालन करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।